वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने रिफ्रैक्शंस के जो टाइप्स थे वो पढ़े थे। आज के अपने वीडियो के अंदर बेटा बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको समझेंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन फ्यूचर जाकर क्या करेंगे, इन फ्यूचर जाकर साइंस पढ़ेंगे। देन उस केस में उन बच्चों को बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली पढ़ के नहीं जाते बेचारे। देन अपने स्नेल्स लॉ जो पढ़ा था वो था अपने पास साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1। अब इसको समझेंगे, ये n/1 एक्चुअल में क्या है। इसी को अपने बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको समझते हैं क्या है। देन मान लेते हैं कि हमारे पास वही एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और यहाँ से लाइट रेस इंसिडेंट हुई और ये हमारे पास नॉर्मल है और ये टुवर्ड द नॉर्मल मान लो बेंड हो गए। ये एंगल हमारे पास आर है, ये एंगल हमारे पास आई है। तो पहली बात तो ये है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो इक्वल होगा n/1 के, जिसको अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं एक्चुअल में क्या है। तो लाइट जब भी या तो ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर एंटर होती है और या ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर एंटर होती है, तो उस केस में लाइट की जो बेटा स्पीड है वो चेंज होती है। स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, जो भी आप लिखना चाहो, वेलोसिटी चेंज होती है। अब ये कैसे चेंज होती है। अगर मान लो कोई ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर एंटर कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी जो है वो अपनी हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। और अगर कोई ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर एंटर कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी इंक्रीज। अब कमाल की बात है कि इस चीज को समझने के लिए अपने को वेव थियरी समझनी पड़ती है, पर मैं इजी एग्जांपल में समझाता हूँ। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लो ये लाइट आई, तो लाइट एक्चुअल में आपके पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि लाइट एक्चुअल में जो है बेटा ऐसे एक वेव के जैसे आती है और वो यहां से वेव के जैसे आगे चली जाती है। तो इस वेव की स्पीड जो है वो चेंज होती है। मान लो अगर ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर जा रहा है, तो ये जो वेव की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कमाल की बात है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा कि जो दो लगातार क्रेस्ट्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ। तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, उसी रेशियो के अंदर वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है n=v/λ वो हमारे पास सेम रहती है। यहाँ पे बस आप इतना ध्यान रखना कि वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, या वेलोसिटी अगर दूसरा केस हमारे पास बने ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जाने का मतलब, तो उस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ही लैम्डा और इंक्रीज हो जाएगा। यानी जिस रेशो में वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसी रेशो में लैम्डा यानी वेवलेंथ इंक्रीज होगा। या दूसरे केस में अगर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जा रहा है, तो ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर जा रहा है, तो उस केस में जितनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी उतना वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो n जो है, n मतलब यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी है, या इसको न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को बेसिकली क्या पता लगा कि ये सारा जो गेम है वो स्पीड चेंज का है। किसका बेटा, स्पीड चेंज का है। किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड चेंज का गेम है। तो अब समझते हैं n/1 रियल में क्या था। n/1 तो मान लेते हैं हमारे पास वही एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। यहाँ से लाइट रेस ये नॉर्मल बना दिया और लाइट रेस जो इंसिडेंट हो रही है वो ऐसे जा रही है, ये आई एंगल बना रही है और इसके बाद में ये आर एंगल बना रही है। तो इसमें स्पीड मान लेता हूं मैं v1 है। स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको अंदर मान लेता हूँ v2 है।
और इसको ही अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो फिर यहाँ पे एक बार फिर नॉर्मल बनेगा, एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा, अब की बार अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। इस केस में मैं मान लेता हूँ एंगल आई है, इसके केस में मान लेता हूँ एंगल आर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये आई और ये आर अलग है, ये आई और ये आर अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर एंटर हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर एंटर हो रहा है। तो ये मत समझना कि जितना आई है इतना डन, मे भी हो सकता है कि आगे कोई और मीडियम हो, है ना, तो उस केस में। तो अब हमारे पास N21 एक्चुअल में क्या होता है, N21 होता है बेटा जिसको आप बोलते हो साइन आई अपॉन साइन आर, एक्चुअल में वो रेशियो होता है किसका, V1 अपॉन V2 का, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम, डन, इसी को बोलते हैं। और इसी अपने N21 को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, चलो इतने लेवल में बताएंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, N21 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, वही जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो। जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, मान रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान लो ये ऑप्टिकली डेंसर में जाएगा तो ये घट जाएगी, कितनी घटेगी, वो तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी, पर मैं मान लेता हूँ कि 3 की जगह 2 हो गई, एक एग्जांपल लेते हैं, 2 इंटू 10⁸ हो गई। तो इस केस में N21 की वैल्यू क्या आएगी, N21 की वैल्यू आ जाएगी बेटा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड अपॉन में 2 इंटू 10⁸, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1.5 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है और दूसरी साइड में ये कांस्टेंट वैल्यू है, देन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कहीं ऐसा यूनिट आप पूछ लो तो इसकी ऐसा यूनिट कुछ नहीं होती, यानी यूनिटलेस है, डन। दूसरे केस में अगर ये मान लो सेम मीडियम जो ऊपर है वही मीडियम ये है, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि जो स्पीड यहाँ पर है वो स्पीड वापस यहीं पे मिल जाएगी अपने को, यानी यहाँ पर वापस स्पीड निकालो तो 3 इंटू 10⁸ आ जाएगी। अब दूसरे रिफ्रैक्शन के केस में जो आएगा वो N21 नहीं आएगा, वो आएगा N12। अब यहाँ पे 21 का मतलब है कि 2 में एंटर कर रहा है 1 से, ये ध्यान रखना बेटा, जो पहले आया हुआ है जैसे 2 पहले आया तो इसका मतलब 2 में एंटर कर रहा है, बाद में जो है उससे 1 से, अगर N12 लिखा है तो इसका मतलब 1 में एंटर कर रहा है 2 से, तो इस केस में क्या हो रहा है, N12 का मतलब है 1 में एंटर कर रहा है 2 से, देन उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इसकी स्पीड लिखोगे 2 इंटू 10⁸, और बाद में उसकी स्पीड लिखोगे 3 इंटू 10⁸, ये फिर कट जाएगा, ये अब की बार आएगा 1/1.5। अब आप क्या देखते हो, अब देखते हो कि N21 जो है वो N12 का जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है, देन आप यहीं पे लिख सकते हो बेटा कि N12 इक्वल टू N1/N21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N12 इंटू N21 इक्वल टू 1 आ जाएगा, डन। अब समझ में आया एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो देखो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, वो उतनी ही ज्यादा लाइट की बेंडिंग करेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है वो उतना ही ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा, यानी लाइट कम बेंड करेगा, डन। यानी अब समझो आप एक्चुअल में क्या बताया था, ये बोल रहा था कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो इक्वल था N21 के, इसका मतलब N21 की वैल्यू जितनी ज्यादा आई उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी उसका मतलब है साइन आर की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, जितना N21 की वैल्यू कम होगी उतना आर की वैल्यू घट जाएगी, डन। आई तो हमारे पास कांस्टेंट है, जिस एंगल से आप इंसिडेंट कर रहे हो वो तो चेंज नहीं हो रहा ना,
तो चेंज आर और ये हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब एक हमारे पास ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट स्लाइड में अगर मान लो हमेशा फर्स्ट मीडियम को आप लाइट ही एयर ही रखते हो, जैसे आपने इसके अंदर फर्स्ट मीडियम एयर रख दिया, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अप्रोक्स वैक्यूम के इक्वल लिया जाता है। तो इस केस में स्पीड ऑफ लाइट आप देखोगे, मान लो इसमें जो भी स्पीड है, मान लो इसमें स्पीड v है, इसमें पक्का होगा कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट c आएगी। ये क्लियर? फर्स्ट मीडियम में देन हमारे पास n21 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी फर्स्ट मीडियम की स्पीड एंड सेकंड मीडियम की स्पीड। इन केसेस में भी तो यही किया था, क्या किया था? स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम। तो इस चीज के अंदर अगर आप पहला मीडियम हमेशा एयर लेते हो तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? अब समझ में आया अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यानी एब्सोल्यूट के केस के अंदर हमेशा ही लाइट कहां से कहां जाएगी? किसी भी मीडियम में एंटर करे, लेकिन करेगी एयर से। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब स्नेल लॉ आपको समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया और ये सारा गेम समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी? आपको सर याद रखनी है कि जब भी आप बात करते हो रिफ्रैक्शन की, क्या बात करते हो बेटा? रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, इसको फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, सॉरी न्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, v अपॉन लैम्डा। तो इस केस में वेलोसिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसी के रिस्पेक्ट में लैम्डा यानी वेवलेंथ भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। दोनों इंक्रीज होगा तो दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज होंगे, दोनों डिक्रीज होगी तो दोनों सेम रेशियो के अंदर डिक्रीज होंगे। देन ये जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। ये आपको नोट रखना है, याद रखना। डन? तो ये था आज का वीडियो जिसमें अपने कंप्लीट रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। कल के वीडियो में अपने लेंसेज के पास चलेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडिंग और कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।